हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज़ अंशुका। सो आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमेशा आपको अमित सर पढ़ाते हैं। सो आज उनको कुछ काम है, उस इमरजेंसी हो गई, इसलिए आज ही करंट अफेयर क्लासेस मैं हैंडल कर रही हूँ। कल से वापस से सर रूटीन में आ जाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस सर ही लेंगे। सो 17 अगस्त की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ब्लैंक इस तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट के किन प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। मतलब क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये क्रिकेटर है स्टीवन फिन, जो कि किस देश से बिलोंग करता है, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करता है जिसने संन्यास ले लिया है। सो 4 ऑप्शन हमारे पास है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड से है स्टीवन फिन, जिसने सबके सब मतलब क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही माइंड में आता है कि जो स्टीवन फिन है वो इंग्लैंड से है, ठीक है, और उसने कब संन्यास लिया था। सो 15 अगस्त 2023, मतलब हाल फिलहाल में इसने संन्यास लिया है 15 अगस्त 2023 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिन का इंग्लैंड के साथ अच्छा करियर रहा। इंग्लैंड से देश से तो जाहिर सी बात है वहीं से अच्छा करियर रहा होगा इसका। उन्होंने मतलब इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं वो देखो। उन्होंने 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मतलब इन्होंने T20 खेले हैं, 36 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, और दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 69 जो मैच है वो भी इन्होंने खेले हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि 2010 में पर्दारापण करते हुए उन्होंने 2010-11 में एसेस के दौरान 14 विकेट हासिल करके, मतलब इन्होंने 14 विकेट हासिल करके जो अपनी टीम को है वो जितवाया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल फिलहाल में यही चल रहा है पाकिस्तान में, क्या संसद भंग हो गई, उसी के ऊपर सब कुछ है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मतलब जैसे मैं पहले इसके बारे में पहले आंसर देगा फिर इसके बारे में एक स्टोरी बताऊंगी। सो आंसर नंबर डी है अनवरुल अल हाकर। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट कुछ टाइम के लिए बना दिए क्योंकि इनकी संसद भंग हो चुकी थी। ये कैसे क्या है देखो बताती हूँ मैं आपको। पहले जैसे जो प्रधानमंत्री थे वो इमरान खान थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ केस वगैरह होने की वजह से उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ था। उनके कार्यकाल को पूरा करने के लिए मतलब उनके 4 साल हो चुके थे, और जो लास्ट ईयर था वो उन्होंने शहबाज शरीफ पिछले 11 अप्रैल, ये जो है ये कब आए थे, 11 अप्रैल 2022 से इनका कार्यकाल था अगस्त 2022 तक, 2023 तक इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है अभी। सो अभी जो इलेक्शंस है वो चल रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कोई ना कोई प्रधानमंत्री मतलब शासक चाहिए देश को चलाने के लिए। इसलिए कुछ टाइम के लिए अनवारुल हल्क आकर को है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और सलाह किसकी थी, शहबाज शरीफ की, जो कि प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल के टाइम पे। मतलब अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनको नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, या फिर अंतरिम प्राइम मिनिस्टर जो कि यही होते हैं, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर कि किसकी सलाह पर, तो शहबाज शरीफ की सलाह पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। सो इनके बारे में और पॉइंट ये, राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवरुल हल्क आकर को नियुक्त की मंजूरी दी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके इस पॉइंट में। और अनवर उल हक पाकिस्तान के 8वें अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मतलब 8th ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि मतलब कुछ टाइम के लिए बने हैं। मतलब इनका पूरा कार्यकाल ऐसा नहीं कि 5 साल तक रहेंगे। एक बोलते हैं ना कि इमरजेंसी टाइम के दौरान, मतलब जब तक इलेक्शंस में कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर मतलब सिलेक्ट ना हो जाए, नियुक्त ना हो, तब तक ये हैं वो रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट 15 अगस्त 2023 को जुलाई मतलब से है यहाँ पे, से जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। मतलब ये कुछ अवार्ड होते हैं, जैसे ICC एक होता है प्लेयर के लिए, एक यहाँ पे अब की बार पूछ रखा है मेंस के लिए। सो ये है वो किसने जीता था, तो ये जीता था क्रिस वोल्क्स ने। 2023 का ICC मेंस प्लेयर है वो जीता था। और अगर बात करें एशले गार्डनर, तो इन्होंने है वो ICC प्लेयर ऑफ मंथ का खिताब है इन्होंने जीता था। ये फर्स्ट लेडीज थी जिन्होंने ये सब ICC प्लेयर ऑफ मंथ का इनाम है वो जीता था। इसके बारे में कुछ अगर पॉइंट डिस्कस करें तो ये है कि कब था, तो ये पहले बता चुके 15 अगस्त 2023 को। और
कैसे, मतलब इन्होंने कैसे हासिल किया था, तो इन्होंने हमवंत जैक क्राकी और नीदरलैंड के बास लीडे को इन्होंने हराया था। तब जाके इन्होंने आईसीसी जो मंच मैन के लिए जो इन्होंने खिताब है वो जीता था। और एशले गार्डन, जो भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जिन्होंने आईसीसी प्लेयर है वो खिताब जीता था। और ये सारे ऐसे ही है। एक चौथी बार गार्डनर है, जो अभी जिसके बारे में हमने बात की थी, ये 4th बार इन्होंने जो खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ही है। सो आपको पता होगा कि पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर कुछ पॉइंट भी बताएंगे इसके बारे में, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए ब्लैंक वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। इसमें क्या रखा है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है फिलहाल के टाइम पे, उसने जो 15 अगस्त है उससे एक शाम पहले कुछ अनाउंसमेंट की थी, जो हमारे CAPF है, CAPF की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल, पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन ये करवा रहे हैं यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो हमें, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाना, उसमें सिर्फ एक आंसर था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई सलाहकार कौन है, या फिर प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, या फिर किस वजह से क्या हो गया, संसद भंग होना, तो सबके बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। सो CAPF की क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आई होप आपको ये तो पता ही होगा, कॉमन सी चीज़। सो इन्होंने कुछ इनामों की घोषणा की है। और अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें, सो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और महिलाओं के अंदर, मतलब ऐसे बात, 15वीं राष्ट्रपति मतलब ये है। और महिलाओं के अंदर 2nd नंबर की है, 1st प्रतिभा पाटिल थी और 2nd राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगर ट्राइबल उसकी कम्युनिटी की बात करें तो ये 1st वुमेन है, मतलब जो ट्राइबल जो एरियाज है ना, वो 1st है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सो कितने पुरस्कार मतलब इन्होंने कहा है कि मतलब जो CAPF के जवान वगैरह है उनको हम उनको हम क्या करेंगे, सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। तो कितने पुरस्कार इन्होंने बताए हैं, वो है 76, मतलब कि टोटल 76 पुरस्कार इन्होंने निश्चित किए हैं, जिनको हम CAPF के जो कर्मी हैं उनको सम्मानित करेंगे। 76 में कुछ ये है कि 4 जिसमें होंगे कीर्ति पुरस्कार, 4 होंगे इसमें कीर्ति पुरस्कार, एंड 11 इसमें होंगे शौर्य, और जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे वीरता पुरस्कार होंगे। तो ये मेन है, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि 76 जो पुरस्कार है उसमें कीर्ति पुरस्कार कितने हैं, 4, जो कि पॉइंट इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ने 4 कीर्ति चक्र, ये देखो, और 11 शौर्य चक्र सहित 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। और अगर बात करें 4 कीर्ति चक्र कौन कौन से, तो उसके बारे में भी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कीर्ति चक्र मरणोपरांत, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, 54 सेना पदक वीरता, 3 नौसेना पदक, मतलब 11 शौर्य चक्र है, 54 सेना के लिए है, जो सेना मतलब आर्मी वगैरह के लिए है, और 3 नौसेना के लिए है, और 4 वायुसेना, मतलब सारे के सारे जल थल वायु जो तीनों हैं उनके लिए अलग अलग मतलब डिवीजन इन्होंने कर रखे 76 में ही, ठीक है। सेना में नौसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF से एक को शौर्य चक्र मिलेगा, उनमें से 5 को मरणोपरांत नामित किया जाएगा, मतलब जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और जो CRPF है उनको भी एक शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और संभा रॉय को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलेगा, मतलब जो टेररिस्ट वगैरह इस तरीके से इन्होंने इनसे मतलब बोल सकते हो आप जीत हासिल की थी। सो इस वजह से इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र है वो मिलेगा। राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और 5 तटरक्षक पदक TM को भी मंजूरी दी है, मतलब कि जो कोस्ट गार्ड वगैरह वाली है उनके लिए भी इसने मतलब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके लिए भी पदक की है वो घोषणा की है, मतलब ऑलमोस्ट जल थल के साथ साथ जो कोस्ट गार्ड है उनके लिए भी इन्होंने जो पदक है उनसे नवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि स्पेस से रिलेटेड है, और स्पेस तो आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट फिलहाल के टाइम पे चल रहा है। चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 23 अगस्त को लगभग माना गया है कि वो वहाँ के जो बोलते हैं ना मतलब चंद्रमा की सीमा तक, मतलब चंद्रमा के आउटर एरिया तक पहुँच जाएगा, लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त तक ये चीज़ मानी गई है। सो देखते हैं इसके बारे में क्या क्वेश्चन है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है। हाल फिलहाल में मे बी 26 अगस्त को भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा
मतलब इसरो जो है उनके द्वारा भेजा जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए। तो क्या है, कौन सा भेजा जाएगा, इसका नाम क्या, उसका नाम है आदित्य L1। इसरो के बारे में, इसरो के आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ भाई इसके हाल फिलहाल में चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ जो है वो इनके चेयरमैन है। और जो इसरो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर्स तो आपको पता ही होंगे कहाँ पर है। इसके हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में, बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु में इसके हेड क्वार्टर्स है। और इसके चेयरमैन की बात करें चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथ सिंह इसके चेयरमैन है। ठीक है, आदित्य L1 है वो भेजा जाएगा। इसके बारे में ये क्या है, कैसे, इसरो के द्वारा मतलब एक मिशन है जो कि सूर्य की मतलब की स्टडी के लिए, मतलब वहाँ से जो कोरोनल वेव्स वगैरह या फिर कोरोनल रेडिएशंस बोल सकते हो, ये सब जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी के लिए आदित्य L1 नाम का एक मिशन है, मतलब बोल सकते हो वो सूर्य पे भेजा जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन, इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मतलब ये ऐसा कुछ मिशन सूर्य के ऊपर, सन के ऊपर भेज रहे हैं, अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। लगभग 26 अगस्त को माना गया है कि ये लॉन्च करेंगे। आगे बात करते हैं। इसरो की ओर से बताया गया है कि URV सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में तैयार किया गया सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पे पहुंचा दिया गया। आपको पता, लगभग जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, कुछ भी होता है, वो सारे के सारे श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं। तो वह इसी तरीके से वहाँ पे भेजा जा चुका है। और अगर बात करें कहाँ पे बना है, तो ये बेंगलुरु के सेंटर में तैयार हुआ है, लेकिन इसको श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। इस सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैंग्वेज पॉइंट L1 के पास प्रभाव मंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मतलब जो सन है उसकी हेलो ऑर्बिट में, जो सन है उसकी हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है वो दूर है। क्या दूर है, जो हेलो ऑर्बिट है वो, और वहाँ पे ही जो हमारा ये मिशन वगैरह है वहाँ पे ही स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब किसने ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में है। मतलब हाल फिलहाल के जो इलेक्ट्रिसिटी मान लो, टेक्नोलॉजी मान लो, इन सब चीज़ों के बारे में इस प्रोग्राम में बातें की गई हैं। तो देखिए इसके बारे में पॉइंट्स क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, केरल के कोची स्थित माकेर विलेज में आयोजित एक समारोह में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका शुभारंभ किसने किया था, तो अल्केश कुमार शर्मा ने किया था। किस स्टेट में किया था, तो केरल में इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था। ठीक है, और अगर विलेज पूछ ले तो माकेर जो विलेज है उसमें इसका शुभारंभ किया गया था ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि है प्रोग्राम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, मतलब इसका सहयोग किस किसने किया था, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने इसका सहयोग किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने और केरल की सरकार ने इसका सहयोग है वो किया था। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसका सहयोग किस किसने किया था, और इसके लिए बजट कितना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बजट, पता होना चाहिए हर चीज़ का। इसका बजट था 94 करोड़, 94.85 करोड़, 94.85 जो करोड़ है इसका बजट है वो रखा गया था किसका, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम का। इसकी मदद से उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। इससे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसका बेसिकली नेम अल्केश कुमार शर्मा, जिन्होंने शुभारंभ किया था, और लॉन्च किसके सहयोग से, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसकी जगह ऑप्शन में ये होता कि यूनिवर्सिटी का नाम होता ना, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाता, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, न्यू ईयर वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में पारसी नववर्ष या नवरोज प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। क्या है, ये पारसी लोगों के द्वारा एक त्यौहार है। मतलब नवरोज का मतलब होता है कि न्यू डे, मतलब हर दिन एक नया दिन है।
सो 16 अगस्त को हर साल वो एक न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नवरोज़ एक त्यौहार है, ठीक है, जो वसंत की शुरुआत, स्प्रिंग जो मौसम है, मतलब वेदर है, उसकी शुरुआत में मनाया जाता है, प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि नवरोज़ जो त्यौहार है वो किसकी शुरुआत में मनाया जाता है, तो वसंत जो वेदर है उसकी शुरुआत में। पारसी लोग अपने नववर्ष के उपलक्ष्य में नवरोज है वो बनाते हैं, ठीक है, जो आमतौर पर 21 मार्च के आसपास मतलब शुरू होता है, ठीक है। नवरोज भारत में 200 दिन के बाद आता है, अगस्त में मनाया जाता है, क्योंकि यह भारत यहाँ के पारसी लोग शाहशाही कैलेंडर का पालन करते हैं, जिसमें लीप वर्ष शामिल नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि जो पारसी लोग हैं वो शहनशाही कैलेंडर का पालन करते हैं। और भारत में 2016 में 16 अगस्त 2023 में मनाया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या है, कैसे है। सो इसकी शुरुआत है वो हुई थी गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से ए हेल्प कार्यक्रम की है वो शुरुआत हुई थी। सो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मंत्री परषोत्तम रूपाला है ये मतलब किस चीज़ की जो मंत्री है, तो ये बेसिकली पशुपालन और जो डेयरी है उनकी मंत्री है। कौन है? परषोत्तम रूपाला। तो इसके बारे में पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम, हाँ ठीक है, बता चुके हैं कि परषोत्तम रूपाला किसकी है, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी की। ने गुजरात राज्य में बांझपन शिविर के साथ साथ ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत है वो की है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय ने पशुधन जागृति अभियान के हिस्से के रूप में इसकी पहल की शुरुआत की। मतलब इसकी पहल की शुरुआत कब की गई है? पशुधन जागृति अभियान से ए हेल्प की जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत है वो हुई है। क्वेश्चन में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ए हेल्प जो प्रोग्राम है उसकी स्थापना मतलब इसकी पहल किसके साथ की गई है, तो पशुधन जागृति अभियान के साथ साथ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो G20 से है। आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है इस साल। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 फिल्म फेस्टिवल 16 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 16 अगस्त से G20 जो फेस्टिवल है वो शुरू किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पांथेर पांचाली के साथ की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत किसके साथ की गई थी, तो सत्यजीत रे की पांथेर पंचाली के साथ, ठीक है। इस फेस्टिवल का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेशी मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। ये तो पता ही होगा कि जाहिर सी बात है इंडिया होस्ट करते, इंडिया के द्वारा तो होगा ही, और साथ में विदेश मंत्रालय भी इसमें एड ऑन है। इसका उद्घाटन अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा है वो किया गया था। और ये फिल्म फेस्टिवल कब तक चलेगा? 2 सितंबर तक चलेगा था। मतलब 16 अगस्त से 2 सितंबर तक ये फेस्टिवल है वो चलेगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसका उद्घाटन है वो किया था। यहीं से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ कितनी ऐसी सरकारें जिन्होंने सार्वजनिक उपकरण अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन है वो किए हैं? तो कितनी सरकार है ऐसी? वो है 3। मतलब 3 स्टेट की गवर्नमेंट आप मान सकते हो जिन्होंने इसके साथ ही समझौता किया है। पॉइंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 12 जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हस्ताक्षर किए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो 12 जल विद्युत परियोजनाएं उन्होंने मतलब एड ऑन के इस चीज़ में। MOA पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोना मीन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब ये सब हस्ताक्षर वगैरह किए गए, समझौता हुआ था, तो उस टाइम जो केंद्रीय ऊर्जा के मंत्री हैं वो कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इन 12 परियोजनाओं की कुल परिचालन क्षमता 11,517 मेगावोल्ट है वो होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, मतलब एक नया तारा है वो खोजा गया इंडिया के द्वारा। सो किस संस्थान ने किया, वो किया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है, जिसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं कि इसका नाम वाम क्या रखा गया। तो बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है, सो वो बेंगलुरु में है। कि वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, ठीक है। इस तारे को वैज्ञानिकों ने एक नाम है जो कि नाम दिया है, नाम क्या है, HE10051439, इन्होंने ये नाम दिया है तारे को, ठीक है। वैज्ञानिकों ने इस नए तारे को कार्बन इनहैंस मैटर पुअर के रूप में वर्गीकृत है वो किया है, ठीक है। तारे की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए सुबारू टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है। मतलब बेसिकली इसकी जो इसकी संरचना है, मतलब किस प्रकार से ये बना है, कैसे क्या है, सो उसके लिए सुबारू टेलीस्कोप का है वो यूज़ है वो किया गया है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ एस्ट्रोको ये वही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञान विकास का सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। मतलब जो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा जी है, उनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया था। सो 2010 में उनको सम्मानित किया गया, किनको, विकास सिन्हा जी को, और जो कि किसके लिए मतलब प्रसिद्ध थे, जो कि परमाणु भौतिकी विज्ञान में थे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स क्या है कि प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया, ठीक है, डिस्कस कर चुके। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञान विकास सिन्हा का कोलकाता में निधन हुआ था। कहाँ पे निधन हुआ उनका, कोलकाता में निधन हुआ है। 78 वर्षीय सिन्हा वृद्धावस्था संबंधित बीमारी से पीड़ित थे, एज उनकी 78 थी। 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्म भूषण, लेकिन क्वेश्चन में पद्मश्री पूछ सकता है, तो आंसर 2001 होगा, और अगर पद्म भूषण पूछे तो 2010 होगा। वह शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लो इलेक्ट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक वो रह चुके हैं, ठीक है। 2022 में बंग विभूषण और रविंद्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2022 में हाल फिलहाल में किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, तो ये वाला पॉइंट हम बेसिकली लिखेंगे। सिन्हा को परमाणु भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, क्वार्क, ग्लूकोन, प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषता, मतलब उनकी क्या क्या स्पेशलिटी हम बोल दें तो ये सब उनकी है कि हाँ, क्वार्क, ग्लूकोन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में वो पढ़ते थे, मतलब वह उनको नॉलेज थी। उन्होंने जिनेवा में, ठीक है, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में प्रयोगों में भाग लेने के लिए पहली बार भारतीय टीम को नेतृत्व है वो किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। और इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होते हैं। ये एक क्विक रिवीजन है, आप इससे कर सकते हो कि जैसे अभी बताया था मैंने कौन से, जैसे इंग्लैंड से है, ये मैं करवाई देती हूँ आपको एक बार। ब्लैंक मतलब किस देश के गेंदबाज स्टीवन फिल्म ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा की है, वो है इंग्लैंड से है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, अनवारुल हल काकर को। 15 अगस्त 2023 को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था, तो क्रिक वोक्स ने जीता था, क्रिस वोक्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, तो 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है, आदित्य L1। हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। भारत में पारसी नववर्ष या नवरोज प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 16 अगस्त को। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, गुजरात में। G20 फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है हाल फिलहाल, तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपकरणों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो 3, ठीक है। हाल ही में भारतीय किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने, जो कि बेंगलुरु में है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञान विकास सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया। तुम्हें पद्म भूषण से कब नवाजा गया था, 2010 में।
तो ये थी आज की करंट अफेयर। सो थैंक यू वेरी मच। और डेली सुबह ही इसी टाइम पे आपकी करंट अफेयर सब अपलोड हो जाती है। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।